सेंसेक्स स्ट्रेटेजी हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। बाजार में जोरदार गिरावट, मार्केट से डे लो 8129 पे निफ्टी लगभग 2.25% नीचे, सेंसेक्स लगभग 603 अंक नीचे। इस वक्त जोरदार गिरावट बीते अगर आप देखें आई थिंक लगभग 6 महीने में 7 महीने के अंतराल में हमने शायद इतनी बड़ी इंट्राडे वाइल्ड स्विंग नहीं देखी होगी। क्रूड का एक पुल बैक देना और हायर लेवल्स पर सस्टेन करना बाजार को एक खल रहा था और 202 अंक नीचे करीब 8125 पे निफ्टी एट डे लो। जरा प्लीज एक बार सारे सेक्टर इंडिसेस दिखाइए, क्या इस बाजार में कोई पुल बैक की गुंजाइश बन रही है? वो मैं आंकड़े बाद में देखूंगा, लेकिन 502 अंक नीचे बैंक निफ्टी, ऑटो इंडेक्स 400 अंक नीचे, लगभग 350 अंक नीचे मेटल इंडेक्स, रियल्टी करीब 48 अंक नीचे डे लो पर कारोबार करता हुआ। अगर आप आईटी को देखें 217 अंक नीचे, शार्प अगर आप देखें जहां पे सेल ऑफ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस लगभग 240 अंक नीचे, कैपिटल गुड्स 603 अंक नीचे, एफएमसीजी लगभग 166 अंक नीचे। तो राहत कहीं भी नहीं है। अगर आप इक्का दुक्का स्टॉक फीचर्स को छोड़ दें तो उसके सिवा कहीं भी अगर आप देखें राहत नहीं है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच इस वक्त मार्केट से डे लो। मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त सुमित हैं। सुमित, सुबह एक हमें फीलिंग ऐसी आ रही थी कि शायद ये थोड़ा सा एल्गो ट्रेडिंग का अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं आज, और शायद एक काफी हैवी सेल ऑर्डर निफ्टी में प्लेस हुआ था जिसने ऑर्डर बुक को ड्राई कर दिया और मार्केट्स काफी नीचे आ गए। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मार्केट्स पुल बैक पे बहुत जल्दी ले लेते हैं। मेरे ख्याल से वजह कुछ और है अब, जिसके चलते अभी मार्केट्स बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। शुक्रिया वीरेंद्र, क्योंकि कई सारी वजह तो पहले से ही बाजार के लिए ड्राइव की जा रही है। जैसे कि कई जानकारों का ऐसा मानना है क्योंकि पहले जब रुपए के अंदर कमजोरी लौट रही थी तब सबका कहना था कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन अब डॉलर इंडेक्स भी कमजोर है, उसके बावजूद भी रुपया कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ा कंसर्न है। दूसरी तरफ क्रूड लोअर लेवल से करीब 40% तक का पुल बैक दिखा चुका है। ये एक बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर मार्केट के लिए देखा जा रहा है। अब तक की कॉर्पोरेट अर्निंग में भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया जो कि बाजार के लिए एक बड़ा अच्छा आंकड़ा या फिर एक ड्राइविंग फोर्स कहा जा सके। पीएमआई के नंबर्स चाहे सर्विस पीएमआई के हो या फिर कंपोजिट पीएमआई के नंबर्स हो, वो भी सकारात्मक नहीं है। कोर इंफ्रा के आंकड़े 1.5 साल के लो पर पहुंच चुके हैं, तो यहां से भी कोई खास संकेत नहीं आया। कुछ देर पहले एक आंकड़ा जरूर आया था कि जीडीपी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जीडीपी करीब 4% के आसपास का है, वो भी अनुमानित आंकड़े के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। इन सब फैक्टर को तो बाजार आंक ही रहा था। मैट को लेकर यहाँ पर अनिश्चितता है, जीएसटी को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी यहाँ पे चर्चाएं चल रही सभी पार्टियों के समक्ष, तो कई सारी यहाँ पे बातचीत तो है। लेकिन इस बीच में जो आज के लिए इंडिविजुअली खबर आई है वो ये कि आज सुबह एक ऑर्डर पंच किया, करीब 17 लाख निफ्टी होगा, करीब 82-90 के स्तरों के आसपास ये पंच किया गया। ऑर्डर बुक ड्राई थी जिसकी वजह से करीब 81-30 तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ा। एकाएक इसीलिए बाजार में बिकवाली दिखाई पड़ी और अब बाजार जो सस्टेन कर रहा है वो कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, तो जीएसटी अगर आप देखिए कल शायद जीएसटी बाजार जीएसटी को लेकर बहुत खुश होता, लेकिन वाकई अगर आप देखें जो कांग्रेस का मत है जीएसटी बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी को वापस से भेजा जाए, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ इफ्स एंड बट्स जोड़ रहे हैं जीएसटी बिल के साथ, वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार के पास राज्यसभा में नंबर इक्वेशन नहीं है उसके फेवर में। लोकसभा में बिल भले ही चर्चा के बाद पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में अगर आप देखें इसका अटकना बिल्कुल तय है। इस बीच खैर सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बीच अगर आप देखें आपको थोड़ा सा वायदा कारोबार के तरफ भी ले जाऊंगा। वायदा कारोबार से संकेत कैसे हैं, थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी वायदा कारोबार में क्या कर रहा है। अगर आप इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है काफी अगर आप देखें शार्पली, अगर आप देखें काफी शार्पली ऊपर आ रहा है, काफी शॉर्टिंग हो रही है और ट्रेडर्स को एटलीस्ट अगर आप देखें शॉर्ट्स बनाने में कोई कंफर्ट अगर आप देखें मिल रहा है इस वक्त। स्पेशली जब हमने 83 को वॉलेट किया, हमने 8250 को वॉलेट किया, उसके बाद अगर आप देखें तो काफी शॉर्टिंग बाजार में शुरू हो गई और वो सारे के सारे ट्रेड्स अब तक अगर आप देखें सिस्टम में बने हुए हैं, कोई अनवाइंड नहीं कर रहा है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, निफ्टी मई फ्यूचर्स को, अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट को देखें तो अप्रोक्सीमेटली निफ्टी मई फ्यूचर्स में आज जो शेयर जुड़े हैं वो है, उसका क्वांटम देखिए 7.5 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, 4.25% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। स्ट्रॉन्ग काउंटर्स मारुति, एलएनटी, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, लुपिन, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी अगर आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। बजाज ऑटो, बीपीसीएल जिसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, 33 रुपए नीचे है, तो शॉर्टिंग बाजार में काफी हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहूंगा कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है इस वक्त। अगर निफ्टी 8125 पे है, दैट मीन्स हम 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए आज 8100 की पुट में लगभग 3,32,000, लेकिन दिक्कत यह है कि अब बहुत दूर की स्ट्राइक्स में अगर आप देखें पुट से बिल्डअप हो रहा है। 7,900 की पुट में 5,78,000 अगर आप देखें शेयर जुड़े हैं। और आज कॉल राइटिंग देखिए आप,
8300 की स्ट्राइक में 12 लाख, 8400 की स्ट्राइक में 10 लाख और साथ ही साथ 8200 की स्ट्राइक में 8.25 लाख। तो ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है। शायद आज के इस डैमेज के बाद पुल बैक की संभावनाएं तलाशना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाजार का पुल बैक देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैर, अजय बग्गा बाजार के जो दिग्गज एक्सपर्ट हैं वो इस गिरावट की वजह क्या मानते हैं और ये गिरावट कब तक चल सकती है, ये सुनते हैं। यहां से मार्केट और नीचे जाएंगे क्योंकि अर्निंग्स खराब भी आने की उम्मीद है। जो बाकी अर्निंग्स आने वाले हैं वो भी काफी खराब ही लगते हैं और ऊपर से मॉनसून का इशू है। तो ओवरऑल कंजम्पशन पे एक सवालिया निशान है। इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं, जिसके भी आप रिजल्ट्स देखें, निजी बैंक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर्स के, उनके नतीजे वो यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल प्राइवेट में तो किक नहीं हुई और पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट साइकिल पे सब दारोमदार है। तो ओवरऑल काफी नाजुक तौर पे है मार्केट और यहां से नीचे जाने की संभावना ज्यादा है ऊपर जाने से। पूरे मार्केट से अभी दूर रहिए, थोड़ा सा ये क्लैरिटी आ जाए। ये 3 मुद्दे जो मैं कह रहा था, एक सरकार का रिफॉर्म, मॉनसून का जून में जो आता है नया उनका विश्लेषण और तीसरा आरबीआई का पॉलिसी, ये 3 चीजें आप देखिए। अभी मार्केट से दूर रहने में बेहतरी है, अनलेस कोई ऐसा स्टॉक है जो प्राइस लेवल्स रीच कर रहे हैं जो आप 1 साल 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। बाकी इन द इंटरमीडिएट टर्म ये मार्केट मुझे नीचे जाते दिख रहा है। छोटी सी मध्यम अवधि में ये मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसमें अगर आप देखें कोई दुराई नहीं लग रही है। खैर, हमारे साथ एक और खास मेहमान मिस्टर वी के शर्मा है बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे। शर्मा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समझ से थोड़ा सा परे है कि एग्जैक्टली अगर आप देखें ये गिरावट आ क्यों रही है। सर, आप लोगों का जो इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है इस वक्त, एग्जैक्टली ये मार्केट्स इतनी तीव्रता से नीचे क्यों आ रहे, इतना शार्प और हैवी वॉइल मूवमेंट क्यों है मार्केट्स में? जी, मेरे ख्याल से इसकी जो जेनेसिस है उसका एक बजट के बाद जो प्रक्रिया रही है, तो वो प्रक्रिया रही है सेल ऑन गुड न्यूज। तो जितने भी अच्छे समाचार आए 3 मार्च से लेके जब पहली बार आरबीआई ने कट किया, उसके बाद में फेड ने जो वक्तव्य दिया कि वो धीरज रख के अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और अन्य जो समाचार आए उनको हर अच्छे समाचार पे मार्केट ने उसको तोड़ के बेचा। तो ये एक नजरिया बन चुका था। उसके बाद में जो असली जो लास्ट स्ट्रॉ जो आया कैमल के ऊपर, जो एक फंडामेंटल कारण आया, वो था मॉनसून का सब नॉर्मल होना। पिछली मॉनसून अच्छी नहीं थी, सभी को मालूम है। ऐसे वक्त में जबकि आपकी जो प्राइजेस हैं जो फार्म की, उनको आपने बढ़ाया नहीं है और ऊपर से जो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं और ऐसे वक्त में प्रोडक्शन भी अगर कम आएगा तो किसान की जो कीमत है जो उसको मिलेगी आम आमदनी, वो काफी घट के मिलेगी। तो ऐसे वक्त में लोकल जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक रूरल, वो भी कम होगा। तो ये एक बड़ा तिनका था जो भले ही छोटी चीज लगे लेकिन उसने असली वार किया। और दूसरा जो अभी तक सांत्वना हमको मिलती थी कि भले ही सरकार पूरे कदम न उठा पाई हो, भले ही अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल मार्केट की हालत जो भी हो, लेकिन क्रूड जो नीचे जाता था वो एक इंटरनल हमको सीधा फायदा देता था। हमारी फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट कम होता था। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो राहत की बाम समय समय पर मिलती रहती थी मार्केट को, वो रुक गई है, उल्टा वो ऊपर जाना लग गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक ये सबसे बड़ी जो ये 2 चीजें हैं, मॉनसून और फिर अंत में ये क्रूड। तो ये मेरे ख्याल से जब तक इनका मॉनसून का अच्छा समाचार नहीं आता कि भी ये जो एल निनो है वो आवश्यक नहीं कि अच्छी तरह से करे, हम शायद नॉर्मल मॉनसून लें, अगर इस तरह का वक्तव्य अगला रीडिंग में आता तो बात बन सकती है। अन्यथा क्रूड नीचे जाने लगे तो फिर बिना कुछ और किए बगैर हमारे मार्केट अच्छे लगने लगेंगे। तो शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। आपने आप एक ही सवाल के जवाब में बहुत सारे पर्सपेक्टिव से जवाब पेश किया अपना। तो क्रूड अगर आप देखें सबसे नकारात्मक इस वक्त रोल निभा रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ ऋतु अरोड़ा है, CIO कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की। ऋतु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऋतु जी, लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हुआ था और आज बाजार की तस्वीर, तकदीर और चाल सब में बड़ा बदलाव आ गया है। हमने क्रूड की बात की, हमने GST की बात की, हमने US में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी की बात की, हमने मानसून की बात की, हमने मेट के जो टिप्पणी आई है उसकी बात की। FIs की अप्रोच काफी नेगेटिव रही है। क्या और Q4 अर्निंग्स शायद जिसका सबसे महत्वपूर्ण जिक्र मैं करना भूल गया, क्या इन सब चीजों को देखते हुए आपको लग रहा है कि मार्केट्स यहां से और नीचे लगभग
5, 7, 10% और स्लिप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद शो पर बुलाने का। आपने जिक्र किया हमारे पिछले वार्तालाप का, और आपको याद होगा उस समय मैंने कहा था कि मार्केट्स महंगे दिखने लगे हैं, कोई एक अपसाइड ट्रिगर नहीं दिखता है, एक करेक्शन बनता है क्योंकि बहुत सारी चीजें सोबर होना शुरू हो चुकी थी और अब हम वही प्ले आउट देख रहे हैं। जहां अब जो मार्केट के वैल्यूएशंस हैं करीब 17 टाइम्स FY15 और 15 टाइम्स FY16, तो बहुत महंगे नहीं हैं, एवरेज वैल्यूएशंस पर आ गए हैं। लास्ट एक महीने में हम वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहे हैं करेंसी के लिहाज से भी और इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से भी अपने पीयर्स में रीजन में। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट को एक सांस लेनी चाहिए। मार्केट गिरा जरूर है पर एक बहुत शार्प गिरावट यहाँ से नहीं बनती है, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते हैं। जी रितु जी, मैं आपको थोड़ा देर के लिए रोकना चाहूंगा, मैं सीधे लोकसभा जाऊंगा, वहां पे सोनिया गांधी इस वक्त जीएसटी बिल पर आई थिंक कुछ बोल रही हैं। are not accountable for violations। तो ये सोनिया गांधी की अगर आप देखें मोदी सरकार और उनके 1 साल के कामकाज पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जो आपने चुनावी वादे किए थे आप उस पर कितने खरे उतरे हैं ये आप खुद समीक्षा कीजिए। तो सीधा हमला था अगर आप देखें मोदी सरकार पर। खैर मैं एक बार फिर से इस डिस्कशन पर लौटता हूँ। रितु जी, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। मेरे को ये महत्वपूर्ण बात सुनने के लिए लोकसभा की कार्रवाई में जाना पड़ा था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कहती हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड फॉल होगा, गिरावट जब आएगी तो वो कुछ देर में थम जाएगी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या लगेगा आपको? क्या आपको लगता है कि मार्केट्स ये सोच के चल रहे हैं कि जो वर्स्ट अर्निंग का सीजन था वो Q4 था, इसके बाद FY16 के फर्स्ट क्वार्टर से अर्निंग्स थोड़ी सी अच्छी होंगी, या फिर क्रूड के हायर लेवल पर सस्टेन होने के चांसेस नहीं है? ये जो भी टेम्परेरी ये पुल बैक है क्रूड में, ये टेम्परेरी पुल बैक है? मैं मानती हूँ अभी कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आएंगे अगले कुछ हफ्तों में। एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पूरी तरह से हमारे सामने होंगे, और जहां तक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है, मार्केट कुछ हद तक इस बात को डिस्काउंट कर चुका है कि क्वार्टर के नतीजे बहुत अच्छे नहीं होंगे। कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा तो मार्केट को वहां एक राहत की सांस मिलेगी। दूसरा मैं मानती हूँ क्रूड को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्रूड जो कि गिरा था उसमें काफी बड़ा कारण डिमांड कम होना था, और इसीलिए बहुत तेजी से वापस चढ़ना 30% तो चढ़ ही चुका है, पर यहाँ से चढ़ते रहना मुझे लगता है कुछ हद तक थम जाएगा। करेंसी में जो प्रेशर है वो ऑलरेडी हम करीब 1.5-2% लूज कर चुके हैं कुछ दिनों में भी, और यहाँ पर भी देखना होगा कि क्या होता है। आरबीआई से मुझे उम्मीद नहीं है कि एक रेट कट आएगा, पर अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज बिगड़ती है तब मार्केट में और एक 10% तक का करेक्शन आ सकता है। बट अदरवाइज वैल्यूएशंस और जो हमारे रिलेटिव पीयर वैल्यूएशंस हैं रीजन के हिसाब से, वो कहते हैं कि अब बहुत शार्प करेक्शन नहीं आना चाहिए। 2-4-5% तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ओके, बहुत शार्प करेक्शन नहीं आएंगे। तो रितु जी, जब आप कहती हैं कि बहुत शार्प करेक्शन नहीं आएंगे, यहां से अब मार्केट्स में बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप बाजार में कूद जाइए, खरीदारी करिए, यहां से 1-2% नीचे, 1.5-2% नीचे, 2-3% नीचे, या फिर यहां से 0.5% ऊपर। अगर आपको खरीदना होगा तो किस चीज में आपका लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, जहां पे आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अब वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है? अब जो हम मार्केट में रिकवरी देखेंगे दोबारा से फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखेंगे, क्योंकि काफी करेक्शन आ चुका है। क्वालिटी में देखेंगे तो, और यही जहां अर्निंग्स विजिबिलिटी है वही सेक्टर्स और स्टॉक्स बेहतर लगते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं तो अर्निंग्स ग्रोथ तो स्टॉक को मिलती ही रहेगी। तो मैं अभी भी क्वालिटी में रहना पसंद करती हूँ, एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहूंगी, क्योंकि मार्केट चाहे बहुत करेक्ट ना हो और बहुत बड़ा उछाल ना आए, पर बहुत शार्प सेक्टर रोटेशंस होंगे, स्टॉक रोटेशंस होंगे, और इसीलिए क्वालिटी में रहना समझदारी रहेगी। मैं मानती हूँ 3 से 5 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं, अभी भी मानती हूँ, और इसीलिए अगर मुझे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो क्वालिटी का ही बिल्ड करूंगी अभी। जी चलिए, एक बार थोड़ा सा ब्रेक का वक्त है। मार्केट्स को देख लेते हैं। करीब 2.25% अभी भी इंडेक्सेस नीचे हैं, 600 अंक नीचे अभी भी। सेंसेक्स लगभग ऑलमोस्ट 200 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। सारे के सारे सेक्टर इंडेक्सेस में सिवियर डैमेज है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है इस कार्यक्रम में, और इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और उसके बाद रितु जी के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट्स में कोई पुल बैक नहीं है, बिल्कुल भी। अगर आप देखें रत्ती भर का पुल बैक आधे घंटे अगर आप देखें तो इसी कार्यक्रम को हो चुके हैं। एग्जैक्टली 8135 पर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 8135 पे ही निफ्टी बरकरार है। कोई सीरियस एफर्ट नहीं है पुल बैक का, कोई फ्रेश बाइंग एफर्ट्स नहीं है, कोई शॉर्ट कवरिंग एफर्ट्स नहीं है। मार्केट अभी भी डेलो पर है। ऋतु अरोड़ा हमारे साथ CIO कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की है इस खास बातचीत में। ऋतु जी, बाजार का एक कंफर्ट डिफरेंसेस को पिक करने में हमेशा होता है। हमेशा उसको लगता है कि हाँ, इनमें जो फॉल होगा वो रेस्ट्रिक्टेड फॉल होगा, बाजार के क्वांटम में फॉल नहीं आएगा। लेकिन इस बाजार की गिरावट में इस बार फार्मा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, FMCG भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और IT भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एक लेवल ऑफ कंफर्ट तो हमको मिल गया है कि हाँ, ये उतने एक्सपेंसिव नहीं है या फिर उतने अर्निंग प्लस नहीं है जितने ये आज से 1.5 या 2 महीने पहले थे। ये कंफर्ट आपको कैसा लग रहा है और क्या IT, FMCG या फार्मा पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त? मुझे कंफर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इन स्टॉक्स में अभी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी अच्छी है और जो यूएस में रिकवरी हो रही है उससे भी इन्हें फायदा मिलता है IT और फार्मा स्टॉक्स को। कंजम्पशन पिकअप जैसे भी इकोनॉमी में होगा, कंजम्पशन स्टॉक्स में दिखने लगेगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो ये तीनों सेक्टर्स डिफेंसिव प्ले के होने के साथ साथ अर्निंग्स विजिबिलिटी के कारण भी मुझे पसंद है और मैं इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखकर पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाना पसंद करूंगी, क्योंकि दूसरी तरफ मैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स भी पसंद करती हूँ। तो इसलिए मेरे पास बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड स्टॉक्स, ऑटो, इंफ्रा वगैरह जो हैं, उनको ये सेक्टर्स बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। इस बीच एक चीज और ऋतु जी, अगर आप बैंकिंग में ही मैं मान लीजिए खरीदारी की सोच बना रहा हूं, तो आपका कंफर्ट कहां है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, PSU बैंकिंग स्पेस में? मेरा कंफर्ट अभी भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में बना हुआ है। PSU के नतीजों में सुधार दिखना अभी बाकी है। काफी सारे चैलेंजेस हैं, वो मार्जिन कंप्रेशन हो चाहे NPAs हो। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय और देना होगा PSUs को अपने बैलेंस शीट सुधारने के लिए, और तब तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े महंगे जरूर चलते हैं, पर उन्हीं में मेरा कंफर्ट बना हुआ है। ऋतु जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये भी पूछूंगा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं ज्यादातर जो है वो उनका इन्वेस्टमेंट या फिर उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो झुकाव उसका मिड कैप और स्मॉल कैप पे होता है। पहले तो ये कि इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप जिन लेवल से बैठे हैं वो हायर लेवल से अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% का रिट्रेसमेंट है, लेकिन लोअर लेवल से बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग स्विंग यानी प्रॉफिट गेन लेके बैठे हुए हैं। ये क्या मिड कैप्स अभी किसी खतरे की कगार पे बैठे हैं या नहीं? रिस्क कितना है मिड कैप्स में? ये चुनिंदा मिड कैप्स ऐसे सेक्टर जहां पर आप मानती हैं कि कंफर्ट आपका अच्छा है और वहां थोड़ी सी सोच बना के खरीदारी करनी चाहिए? लार्ज कैप्स में हम जिस तरह की बिकवाली दिख रहे हैं उस तरह के भी मिड कैप्स में नहीं देखी गई है। मुझे लगता है ये प्रभाव चलता रहेगा और मिड और स्मॉल कैप्स में भी दिखेगा। तो अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग के मौके हैं तो लेने चाहिए। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप में खासकर सेक्टर कॉल न लेकर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना बहुत जरूरी है, जहां पर बैलेंस शीट्स ठीक है। सिर्फ कोई स्टॉक क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर का है लेना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत शार्प मुझे लगता है इस मिड और स्मॉल कैप में हम स्टॉक रोटेशन देखेंगे। नहीं, मैं ऋतु जी एक चीज ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एक सेक्टोरियल मूव आता है, जैसे आपने देखा होगा ऑटो एंसिलरी स्पेस, टायर स्टॉक्स, एक अगर आप देखें मूव पकड़ लेते हैं। लॉजिस्टिक्स ने एक मूव पकड़ लिया। ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस अगर आप देखें जिसकी मिड कैप में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इनमें से कुछ आपके जहन में आता है ना? मुझे अभी भी ऑटो एंसिलरीज अच्छे लगते हैं। काफी रिप्लेसमेंट डिमांड है ऑटोज में, क्योंकि जो अच्छा डिमांड ऑटो में देखा गया था वो रिप्लेसमेंट मार्केट में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। जी चलिए, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बाजार की इस गिरावट पर, बाजार में कितनी गिरावट आ सकती है कि इन स्टॉक्स को, किस सेक्टर्स को पिक करना चाहिए, से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। खैर, एक और अगर आप देखें बड़ा आज की घटना वही है कि सलमान खान को आज आखिरकार सभी मामलों में दोषी माना गया है। कुछ देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। अभी सजा पर चर्चा जारी है।